नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश की खबरों में पूरे देश में जो राजनीतिक परसेप्शन बदल चुका है। आज अरविंद केजरीवाल जी को ईडी पूछताछ करने वाली है और शाम तक बहुत सारी खबरें निकल कर आएगी। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले से ही ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अगर जाएंगे तो ईडी यह चाहेगी कि उनको गिरफ्तार करके हम जेल भेज दें। आम आदमी पार्टी को भाजपा खत्म करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की लगातार सभी पांचों राज्यों में जनाधार बढ़ रहा है। इनके जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित हैं। उधर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिया है और उस फॉर्मूले के जो नंबर बताए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की भविष्यवाणी सच निकल रही है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भाजपा को जिताने के प्रयास में हैं। हम सटकर जिता रहे हैं, वो हटकर जिता रहे हैं। और जब अखिलेश यादव जी सीट शेयरिंग की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जिसमें 65 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 15 सीट उन्होंने कांग्रेस और जयंत चौधरी के लिए छोड़ दिया। क्या कांग्रेस इस बात पर राजी होगी इतने कम सीटों पर? और जयंत चौधरी क्या राजी हो जाएंगे? कहने का तात्पर्य यह कि 65 सीट पर अगर सपा चुनाव लड़ती है तो बाकी अन्य दल भी चुनाव लड़ेंगे और 2019 से चुनाव से ज्यादा दुर्गति होने की संभावना है इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में। कोई अलग से जनाधार बढ़ा नहीं है। केवल 1-2 उपचुनाव विधानसभा का जीत लेने से, जहां पर कांग्रेस और बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया, तो वो 30 मार खा समझ रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश में हमारी जनाधार है, हमारा कैडर है, सब कुछ उनको नजर आ रहा है। लेकिन बसपा का कैडर चुनाव में दिख जाता है। जब चुनाव आता है तो पता लग जाता है कि बसपा का जनाधार कितना है, कितने कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बसपा के जो कार्यकर्ता है उनकी जो स्टैंडर्ड है, कहने का तात्पर्य जो आर्थिक स्थिति होती है काफी कमजोर होती है। मजदूर वर्ग उनके साथ हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और कुछ दिन के लिए समय निकालते हैं चुनाव में, तब दिखने लगता है बसपा के कैडर। जबकि समाजवादी पार्टी में कहा जाता है ठेकेदार, कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, धनाढ़ लोग भी रहते हैं जुड़े हुए, तो कोई न कोई फंक्शन करते रहते हैं अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए, पार्टी को जिंदा दिखाने के लिए कोई न कोई प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे समाजवादी पार्टी नजर आती है। अजय राय के बारे में ये कहते हैं, ये सपा और कांग्रेस को गठबंधन नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जो बयान होता है काफी तंज भरा होता है सपा के ऊपर। और जब यह 65 सीट की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो जाहिर सी बात है अजय राय हो अथवा राहुल गांधी अथवा मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी राजी नहीं होंगे। और फिर कांग्रेस यही कहेगी कि 80 के 80 लोकसभा सीट पर हम कैंडिडेट दे रहे हैं। उधर बिहार से जो खबर आई कि नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका प्रोग्राम होगा, बनारस से वो शुरू करेंगे। जो फूलपुर लोकसभा है वो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, उसी समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं। तो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से नीतीश कुमार ने लड़ने की संभावना बताई है। ऐसे जो वहां के जदयू कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आग्रह किया नीतीश कुमार जी से कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने सामने आप चुनाव लड़ें। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिलहाल अगर नीतीश कुमार बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो भले ही कुछ कम वोटों से जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन नीतीश कुमार का हारना तय हो जाएगा, क्योंकि बनारस में उनका अपना सब कुछ बेस बना हुआ है मोदी जी का।
और नीतीश कुमार नया है, वहां पर जो है अपना बेस बनाएंगे। इंडिया गठबंधन क्या मजबूत होगी, सब एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी एक कयास है और इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगी कि नहीं। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं को लिस्ट बनाई है, टारगेट कर रही है, पूछताछ, उसके बाद गिरफ्तारियां, तो क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आज गिरफ्तार हो जाएंगे? और अगर आज वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो सेकेंड जो है नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी एवं उनके एक और कोलिग्स हैं। इन सबका नाम लिस्ट में है और भाजपा के बारे में यह परसेप्शन बन चुका है कि विपक्ष अथवा ये कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के सभी नामचीन नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दे। ईडी जांच के नाम पर 6 महीने तो जेल कटवा ही देगी। दिल्ली सरकार ने शराब नीति लाई और उसको वापस भी लिया, क्योंकि जब शराब नीति लाई गई थी, खुला शराब बिक रहा था, तो उस वक्त व्यापारियों के ऊपर ईडी के छापे पड़ते थे। धीरे धीरे व्यापारी सरेंडर करने लगे, क्षेत्र वैकेंट हो गया। और जब आम आदमी पार्टी ने एलजी से परमिशन मांगी कि दोबारा टेंडर करते हैं, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया। हर सरकार अपनी योजनाओं को बदलती है, नई नई स्कीम लाती है, लेकिन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति थी वह सुटेबल नहीं हो पाई, क्योंकि हर बात में वहां एलजी अरंगा डालते हैं। बहुत सारे दिल्ली में आंदोलन भी हो रहे हैं करीब 6 महीने से। जो वहां पर सिविल डिफेंस के स्टाफ हैं, जो होमगार्ड टाइप के, उनको वेतन नहीं मिला है। ठेकेदारी प्रथा है दिल्ली में। और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार से, तो ये कहती है कि नियुक्तियों की पावर जो है केंद्र सरकार के पास है, परमानेंट अस्थाई नियुक्ति दिल्ली सरकार के पास पावर ही नहीं है नियुक्त करने की। और जब अरविंद केजरीवाल कोई लिस्ट भेजते हैं, कोई प्रपोजल भेजते हैं एलजी के पास कि इन लोगों को परमानेंट होमगार्ड बना दिया जाए, तो एलजी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये माहौल है, केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने रहती है, हमेशा हर बात में तकरार होता है, इससे आम जनता सफर करती है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ बनती जा रही है। राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। कैंडिडेट निकलने की पूरी संभावना है, हर जगह से अच्छे कैंडिडेट आएंगे। तेलंगाना में तो ऐसा लग रहा है कि बीआरएस वर्सेज बीएसपी हो गई है, यानी जो केसीआर है उनके सामने आरएस परवीन ही नजर आ रहे हैं, बाकी कोई कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाजपा को मात्र 2% ही वोट है तेलंगाना में। तो राहुल गांधी जी के अनुसार कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन यह एक सपना सा नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तेजी से अपना जनाधार तैयार कर लिया है। आरएस परवीन मुख्य भूमिका में आ गए हैं तेलंगाना में। इधर मध्य प्रदेश में रामाकांत पीपल वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता है और जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया, नेतृत्व किया, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ा, कैंडिडेट को टिकट दिया और चुनिंदा कैंडिडेट को टिकट दिया जो सीट निकालने में सक्षम हो, तो मध्य प्रदेश से भी अच्छे रिजल्ट की संभावना बन गई है। राजस्थान में कांग्रेस परेशान है, तो भाजपा कोई सरकार नहीं बनाने जा रही है, वहां भी बसपा और हनुमान बेनीवाल वगैरह जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसका ही बोलबाला है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आपने कर्नाटक चुनाव देखा, हिमाचल चुनाव देखा, बाकी और भी चुनाव आपने देखा जहां 2 पार्टी का रिजल्ट देती है आम जनता, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में 2 पार्टी वाली फॉर्मूला भी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 2 पार्टी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, किसी तीसरे की सरकार बन जाएगी, तीसरा जो पार्टी है वो मैंडेट ले आएगा, आम जनता उसे पसंद भी कर रही है और तीसरा पक्ष जो है वो दिख भी रहा है। कहने का तात्पर्य है काफी रोमांचक स्थिति में आ चुका है मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव।
और केंद्र सरकार ईडी में विपक्ष को उलझाकर डायवर्ट करना चाहती है। कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं वह अपना ईडी वगैरह का जो है आलोचना में लगे हुए हैं। कल की घटना है जब कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले एक पिटीशन लगा था और विपक्ष के द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने लगाया था कि विपक्ष के नेताओं को ईडी टारगेट करती है, तो ईडी को कंट्रोल किया जाए, न्यायपालिका ही बचाव कर सकती है विपक्ष के नेताओं को, न्यायपालिका खामोश क्यों। अब रही बात ये, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि हम सामूहिक कोई भी ऑर्डर नहीं करेंगे, जब कोई पर्टिकुलर केस आएगा उस केस के मेरिट पर देखकर हम पूरा इंसाफ देंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे आप भरोसा कीजिए। तो मनीष सिसोदिया के केस में सारी बातें, सारी बहस, सब कुछ मनीष सिसोदिया के पक्ष में था। कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं था, कोई रिकवरी नहीं थी, केवल एक अप्रूवर के बयान के ऊपर मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा गया है। संजय सिंह के खिलाफ भी ऐसा ही है, कहीं से कोई रिकवरी नहीं है, फिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिली। यानी जो फैसला आया बिल्कुल उसका उलट आया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वकील संघ होते हैं, बार एसोसिएशन, वहां भी चर्चा का ये मुख्य कारण बन चुका है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं से केंद्र के दबाव में काम कर रही है। अब जो भी फैसले होंगे ये देख लेना कि केंद्र सरकार हर केस में, हर मुकदमे में जीतेगी और विपक्ष का अथवा बाहरी लोगों का यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। लोग आपस में बातें करते हैं, न्यायपालिका पर से अगर भरोसा उठ गया तो समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य आधार न्यायपालिका होता है और ईडी सीबीआई का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रही है केंद्र के नेताओं से। अब बाकी लोग डरने लग गए हैं, विपक्ष के लोग डरने लग गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।